नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मल्टीलेटरल नेटिंग होता क्या है। देखिए, मल्टीलेटरल नेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। हमें पता है कि हम स्टॉक मार्केट में हम शेयर बाय सेल करते हैं, तो उसकी जो सेटलमेंट की गारंटी है वो लेता है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो उस पूरे प्रोसेस को ये बोलते हैं मल्टीलेटरल। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फ़ॉलो की जाती हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो कि फ़ॉलो किए जाते हैं। तो उसके बारे में अगर हमें डीप में जानना है ठीक तरीके से, तो हमें कुछ लॉज वगैरह हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बट उनमें से कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नीचे यहाँ दे रखा है, ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2012। तो यहाँ पर इन्होंने बस एक डेफिनेशन दे रखी है नोवेशन की, कि नोवेशन का मतलब क्या है। तो नोवेशन मीन्स द एक्ट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन interposing itself between both parties of every trade, being the legal counterparty to both। तो इस रेगुलेशन में डेफिनेशन दी गई है नोवेशन की, कि नोवेशन का मतलब है कि एक द एक्ट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, वो एज ए काउंटर पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब जो बायर है, बायर के लिए भी वो एज ए काउंटर पार्टी होगा, जो सेलर है उसके लिए भी क्या होगा, वो एक काउंटर पार्टी होगा। तो यहाँ पे वो एक काम कर रहा है ना, तो इसी काम को यहाँ पे बोला गया नोवेशन। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो एक रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लिया जाता है, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये जो मैनेजमेंट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का वो खुद से बनाता है, ताकि उनको रिस्क कम ना हो। क्योंकि देखिए, ट्रेड को सेटल कराने की जो गारंटी है वो लेता है ना। तो इसीलिए जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो एक अपना खुद से एक रिस्क मैनेजमेंट वो बना के चलता है, ताकि उसको कम से कम लॉसेस हों। एंड The clearing corporation also provide core settlement services apart from settlement guarantee। अब इसको ध्यान समझिए, हाँ ये देखिए, हमें तो पता लग गया कि सेटलमेंट की गारंटी वो लेता है, ठीक है, सेटलमेंट की गारंटी वो लेता है। बट इसके अलावा वो सेटलमेंट सर्विस भी तो प्रोवाइड करा रहा है। देखिए, ये दो काम अलग अलग हैं, इसको समझिए। एक है सेटलमेंट गारंटी, जैसे कि एक पर्सन गया बैंक लोन लेने के लिए, और बैंक को मैंने कह दिया ठीक है कि आप इसको मेरी गारंटी पे आप इसको लोन दे दो। तो यानी मैं वहाँ पे मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, समझिए। मैं वहाँ पे खुद से उसका फॉर्म वगैरह नहीं भरने वाला हूँ, और मैं वहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट वगैरह मैं सबमिट नहीं कराने वाला। मैं वहाँ पे बस एक गारंटी दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में क्या करता है, वो भी एक गारंटी दे रहा है। बट अब वो जो गारंटी होती है, मतलब जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, पूरा जो प्रोसेस होता है वो भी तो वो फॉलो कर रहा है ना। तो वो भी एक तरह की सर्विस है जो वो प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये पता लगाता है कि उसकी ऑब्लिगेशन कितनी है, ठीक है। उसकी ऑब्लिगेशन यानी कि आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो कि यहाँ के जो क्लाइंट हैं, मतलब जो बायर और सेलर है, उनकी ऑब्लिगेशन। सपोज दैट मिस्टर ए है, उन्होंने 100 शेयर के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, और मिस्टर बी 100 शेयर सेल कर रहे हैं, और शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा हमारा बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये रहा हमारे बीच में क्या, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑब्लिगेशन पता लगाएगा ना कि अच्छा ए बी को कितने पैसे देगा, और बी ए को कितनी सिक्योरिटी देगा, है ना। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। इट डिटरमाइंस फंड, या तो हो सकता है कि वो ये पता लगा रहा हो कि हाँ कि किस पर्सन को कितने पैसे देने हैं किसी और क्लाइंट को, या फिर कितनी सिक्योरिटीज़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ कि जब हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ मार्जिन वगैरह भी लिए जाएँ, है ना। जब हम इंटरडे में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर शॉर्टेज है तो फिर जो
जो ट्रेडिंग मेंबर है फिर ब्रोकर है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ कि आपके जो मार्जिन है वो कम है, और जो हमारा ट्रेडिंग होती है मतलब जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है उसमें T+2 मतलब T+2 का जो ट्रेडिंग साइकिल है वो फॉलो होता है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और पे इन और पे आउट का मतलब क्या है? पे इन का मतलब कि आने वाली है सिक्योरिटी या फिर फंड, और पे आउट का मतलब क्या है? सिक्योरिटी या फिर फंड वो जाने वाले हैं। हाँ, अब ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट इस मेन कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से नहीं पढ़ाने वाला, मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से। देखिए ये मैंने एक आर्टिकल है जो मैंने इंटरनेट से निकाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा जितना आपको यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं ज़रा हेडिंग पढ़ लेता हूँ। देखिए हेडिंग क्या है? इंटर ऑपरेटिबिलिटी अमंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। बट ये है क्या? तो ये एक तरीके का प्रोसेस है। ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है। इज ए मैकेनिज्म that allows market participant to choose any clearing corporation to settle their trade irrespective of the exchange where they executed their trades। अब इसको समझते हैं ठीक से। अब पहले ये होता था कि सपोज दैट अगर मैंने एनएससी पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी, ठीक है, तो एनएससी क्या करता था? अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है NCCL, आई थिंक यही है NCCL, ठीक है, ये NSE की ये सब्सिडरी कंपनी है, और ये क्या है? एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। ध्यान रहे ये एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन है NSE की, ठीक है। उसी तरीके से BSE की भी है। BSE की आई थिंक है ICCL, आई थिंक ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं, ये रहा, देखिए, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और एक और है, मतलब 3 है, ठीक है, बट यूजुअली हमको दो ही पता है। तो अगर मैंने NSE पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी तो वो क्या करता था? वो अपनी जो सब्सिडी कंपनी है ना, अपनी जो सब्सिडी कंपनी है उनके पास वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देता था। तो ये ट्रेड को करते थे सेटल, और BSE भी ऐसे करता था उस तरीके से। एक और है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका भी खुद का ही एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। बट फिर सेबी ने देखा कि यार इससे ना मतलब टाइम भी ज़्यादा लग रहा है प्लस खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर सेबी ये मैकेनिज़्म लेकर आई, मतलब ये प्रोसेस लेकर आई। तो इसमें क्या है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, वो चाहे तो किसी भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे जाकर अपनी जो ट्रेड है उसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे उन्होंने वो ट्रेड NSE पे ली हो, चाहे वो ट्रेड उन्होंने BSE पे ली हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, करेंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन NSE आर क्लियर्ड एंड सेटल ओनली थ्रू इट्स सब्सिडरी। मतलब जैसे जो NSE की जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो क्या करेगी? वो NSE की जो ट्रेड है वो करेगी उसको एग्जीक्यूट, ठीक है, और जो BSE की है वो करेगी BSE की। उसी तरीके से ये हमारा एक और स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Thus participants who trade on multiple exchange had to necessarily arrange for margin and capital separately at each of the 3 stock exchange and their respective क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, इसी की वजह से ये मैकेनिज़्म लाया गया। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं BSE पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो और ये मैकेनिज़्म फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर BSE बोलेगा कि नहीं आपको इतना मार्जिन रखना पड़ेगा। और अगर BSE पे बोलूँगा तो BSE बोलेगा कि नहीं आपको इतना मार्जिन आपको अरेंज करना है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे अलग से मार्जिन करना है मेंटेन। तो फिर इस मैकेनिज़्म का यूज़ किया गया। तो इस मैकेनिज़्म के हिसाब से, ठीक है, आप किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करें आपको मार्जिन सेम मिलेगा, ठीक है, मार्जिन आपको सेम मिलेगा। हाँ,
कहीं वो जो आपका स्टॉक मतलब जो आपका ट्रेडिंग मेंबर होता है, जो ब्रोकर होता है, वो हो सकता है वो आपको मार्जिन ज़्यादा वगैरह दे, बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीएससी की बात कर रहे हैं, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो फिर इस मैकेनिज़्म को फिर फॉलो किया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब हमको अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग अलग मार्जिन्स हमको नहीं रखने। हाँ, अभी समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा कि यार हम स्टॉक एक्सचेंज के लिए कहाँ मार्जिन देते हैं, जो हमारा ब्रोकर है ना, हम तो जो मार्जिन देते हैं हम तो उसको देते हैं, ठीक है। बट इनडायरेक्टली देखिए ना कि वो मार्जिन क्या आता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं पे करना है ना। तो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग अलग मार्जिन रखने होते थे। बट जब ये मैकेनिज्म फॉलो किया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आप अपनी ट्रेड कहीं पर भी आप सेटल करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एनएससी पर ट्रेड ले रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एनएससी की जो सब्सिडी कंपनी है वहीं पर ही मेरी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो, मतलब सेटल हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो बीएससी की जो सब्सिडी है वहाँ पर भी कर सकता हूँ। This resulted in inefficient use of capital and high cost. Hence, SEBI's decision to link all the clearing corporation in the securities market and allow consolidation of clearing and settlement function at any one of them, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि अब अलग अलग मार्जिन रखना पड़ता था, तो जो सेबी उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, ठीक है, आप सब लोग एक हो जाओ, ठीक है, एक बना लो नेटवर्क, ठीक है, एक बना लो पूरा नेटवर्क क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का, ठीक है। और इस ट्रेड और जो भी ट्रेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे उसको फटाफट आप क्लियर करो मिलजुल कर, ठीक है। हाँ, बिजनेस अलग अलग है बट आप मिलजुल कर सारा काम करो। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये आपकी बुक में नहीं है, ये आर्टिकल में है, तो ये आप चाहे तो टाइम निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। एंड वाई शुड आई केयर, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, आपको इससे मतलब काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। बट यहाँ पर अभी मैं इसको पढ़ता ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ये आपके ऊपर से चला जाता, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब होता ये है कि जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक हो गई, ठीक है, अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक हो गई तो अगर एनएससी पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है और वो अगर सेटल हो रही है आईसीसीएल पे, ठीक है, आईसीसीएल पे हो रही है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है जो आईसीसीएल है वो ट्रेड को पूरा सेटल कर ही देगा, है ना। और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर कोई ट्रेड बीएससी पे एग्जीक्यूट हो रही है और वो सेटल हो रही है एनएससी की जो सब्सिडियरी कंपनी यानी कि एनएससीसीएल, वो पूरा उसको सेटल कर ही देगा। तो इसीलिए इन लोगों ने अपने बीच में एक दूसरे को कोलाटरल रखना शुरू कर दिया, मतलब सिक्योरिटीज़, मतलब अब देखिए कोलाटरल मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ गिरवी रखना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि जी एनएससीसीएल ने बोला ठीक है आप मेरे पास 1 करोड़ की कोई अपनी जो असेट वगैरह है वो गिरवी रखो। उसी तरीके से जो आईसीसीएल है उन्होंने बोला, फिर आप बोलोगे कि अब उन्होंने एक दूसरे पर रख ही दिया तो वो तो इक्वल हो गया अमाउंट, है ना। तो तब भी तो वहाँ पे वो फ्रॉड हो सकता है, बट एक्चुअल में वो उनके पास नहीं होता, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए। तो अब ये अपने पास मतलब एक दूसरे के लिए ये कोलाटरल रखना इन्होंने शुरू कर दिया। अब उस कोलाटरल में 2 चीज़ें मेन थी। पहला क्या था कि मतलब जो मार्जिन वगैरह है वो कितना होगा, ठीक है, इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम मार्जिन, ये सारी चीज़ें। और दूसरा है एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो कितना लेकर आएगी, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ऊपर से नहीं जा रही होगी। और ये जो फ्रेमवर्क है ये यूज़ किया गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, ये यूज़ किया गया, बट कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर जिनके लिए ये फॉलो नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये देखा आपको IFSC, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो ट्रेड करते हैं ना, ये लोग जो ट्रेड करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो इनके लिए तो ये चीज़ तो इनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करना बेकार ही है, क्योंकि इनकी जो ट्रेड होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है आई थिंक गांधीनगर में है, मुंबई में, आई थिंक सो, ठीक है, आप एक बार देख लेना ऑनलाइन,
और बस इतना ही है इसमें, और ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन एज ए काउंटर पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो ये है कि हाँ कि वो क्या करेगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पर वो अपने आप को एज ए काउंटर पार्टी वो रिप्रेजेंट करेगा और वो मार्केट को मॉनिटर करेगा। मार्केट को मॉनिटर करेगा मतलब पूरे तरीके से नहीं कि उसको कंट्रोल करेगा, ये वो देखेगा ना कि ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, कहाँ पे उसको सेटल होना है, बाकी सारी चीज़ें। एंड इसी तरीके से उसके और भी काम है, ठीक है, और भी फंक्शंस हैं जो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, जैसे मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको पढ़ने हैं। देखिए ये आपकी बुक में है, ठीक है, ये तो आपकी बुक में है। बाकी ये मैंने एक आर्टिकल लिया है एंड ये भी आपकी बुक में है। सो अब हम बात करते हैं कि क्लियरिंग बैंक्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो क्लियरिंग बैंक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं? क्लियरिंग कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कौन होता है? ये क्लियरिंग बैंक होते हैं। एवरी क्लियरिंग मेंबर नीड्स टू मेंटेन एन अकाउंट विद ए क्लियरिंग बैंक। तो जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। ये समझ लीजिए ये हो गया हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये ट्रायंगल में क्लियरिंग कॉरपोरेशन हो गया और उसके अंडर में बहुत सारे हमारे क्या हैं, क्लियरिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर्स हो गए, CM लिख देता हूँ। तो इनको, ठीक है, इन जो जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं इनको क्लियरिंग बैंक के पास अपने अकाउंट मेंटेन करके चलना होता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग मेंबर्स टू इंश्योर दैट द फंड्स आर अवेलेबल इन हिज अकाउंट विद क्लियरिंग बैंक ऑन द डे ऑफ पे इन टू मीट द ऑब्लिगेशंस। देखिए एक्चुअल में काम जो है वो क्लियरिंग मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है। तो उनको अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें फ़ंड उनको मेंटेन करके रखना होता है, यानी जितनी भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, उनका जो बैलेंस है उनको मेंटेन करके उसमें रखना होता है, ताकि एन मौके पे जो फंड है, जो क्लाइंट है, उसके अकाउंट में डाला जा सके। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनको ना अलग से एक अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ वगैरह रखी जाती है, ठीक है, बट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो डेली बेसिस पे जो हमारे जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं वही पता लगाते हैं कि हाँ कि कितनी सिक्योरिटीज़ पे करनी है, या फिर कितनी सिक्योरिटीज़ लेनी है, या फिर जो फंड वगैरह है कितना आना है कितना जाना है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी T+2 साइकिल फॉलो होता है, T+2 साइकिल फॉलो होता है। तो ये कुछ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, ठीक है, देखिए जैसे एक तो हो गया हमारा इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड। तो मैंने वेबसाइट से निकाला है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इनके बारे में। और तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लियरिंग मेंबर एंड कस्टोडियन। तो जो हमारे क्लियरिंग मेंबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा PCM यानी कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, एंड सेकंड वन ट्रेडिंग काम क्लियरिंग मेंबर इन TCM, एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, PCM, P मतलब प्रोफेशनल, ठीक है, और TCM यानी कि T मतलब ट्रेडिंग काम मेंबर, एंड SCM यानी कि सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। तो जितने भी हमारे क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं उनको मेंबरशिप लेनी होती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास, और उनको एक आईडी नंबर दिया जाता है, एक यूनिक मेंबर आईडी नंबर उनको दिया जाता है, ठीक है। कौन देगा? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। टू परफॉर्म इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन इट इज़ मैंडेटरी फॉर क्लियरिंग मेंबर्स टू ओपन डीमैट अकाउंट्स विद द बोथ द डिपॉजिटरीज। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि उनको एक तो अपना अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है, किसके पास? क्लियरिंग बैंक के पास। दूसरा उनको एक अपना अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए,
ठीक है। बट यहाँ पे ये जो डीमेट अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट है, इनका जो पर्सनल डीमेट अकाउंट है उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। अब जो डीमेट अकाउंट होगा वो हमारे यहाँ पे मतलब अब इंडिया में तो अभी राइट नाउ देखो तो जो डिपॉजिटरीज है वो 2 ही हैं। एक तो हमारी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL, और दूसरी हमारी NSDL, ठीक है, यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। दिस अकाउंट्स नोन एज क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। तो ये जो डीमेट अकाउंट होते हैं ना, इनके जो डीमेट अकाउंट होते हैं उनको जाना जाता है क्लियरिंग मेंबर अकाउंट के नाम से। क्लियरिंग मेंबर्स नीड टू ओपन सेपरेट डीमेट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियरिंग मेंबर्स को अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है सेपरेट स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट अनलाइक द यूजुअल डीमेट अकाउंट्स, द क्लियरिंग मेंबर डज नॉट गेट एनी ओनरशिप और बेनिफिशरी राइट्स ओवर द शेयर्स हेल्ड इन दीज अकाउंट्स। ये नोट करने वाली चीज़ है, यानी कि ये डीमेट अकाउंट तो ओपन करवाएंगे बट उसके अंदर जो सिक्योरिटीज़ होंगी उनके ऊपर इनका कोई भी राइट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि वो उन शेयर्स को या फिर उन सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर देंगे किसी को, ऐसा ये नहीं कर सकते। एंड द बेनिफिट्स रिलेटेड टू शेयर्स आर रिसीव्ड इन पूल अकाउंट फ्रॉम वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशरीज, ठीक है। अब जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं शेयर्स के, सपोज अब देखिए इन्होंने डीमेट अकाउंट में शेयर्स तो रखे हुए हैं बट हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही हो, यानी कि इन्होंने डीमेट अकाउंट में 1000 शेयर रखे हुए हैं रिलायंस के। अब रिलायंस कंपनी दे रही है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड अब किसको मिलेगा? ये मिलेगा उनको जिनके शेयर हैं, मतलब जो रियल में जो इनके ऑनर हैं, ठीक है। तो वो जो बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स पहले पूल अकाउंट में रिसीव किए जाएंगे और फिर उनको उन जो भी उनके क्लाइंट हैं, ठीक है, मतलब जो भी ऑनर हैं उस शेयर के, उनको दे दिया जाएगा। अभी पूल अकाउंट के बारे में भी अभी हम आगे बात करते हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर अकाउंट्स, यानी कि जो क्लियरिंग मेंबर अकाउंट है, ठीक है, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूल अकाउंट होता है, एक होता है डिलीवरी अकाउंट, एक होता है रिसीप्ट अकाउंट। तो ये इनके बारे में इन्होंने बता रखा है। देखिए, पूल अकाउंट इज यूज टू रिसीव शेयर्स फ्रॉम सेलिंग अकाउंट्स एंड टू सेंड शेयर्स टू बाइंग क्लाइंट्स। एंड जो हमारा डिलीवरी अकाउंट होता है वो यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ फ्रॉम पूल अकाउंट्स टू क्लियरिंग एजेंसी अकाउंट, एंड रिसिप्ट अकाउंट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ फ्रॉम क्लियरिंग एजेंसीज अकाउंट टू द पूल अकाउंट। अब इसको ध्यान समझिए। देखिए अकाउंट की, देखिए पूल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी शेयर्स होते हैं वो हम रिसीव करते हैं, यानी कि 2 क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट है जो कि शेयर सेल कर रहा है और एक क्लाइंट है जो बाय कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्लाइंट जो है वो शेयर सेल कर रहा है, तो ये जो शेयर है पहले आएंगे पूल अकाउंट में, फिर उसके बाद दिए जाएंगे बायर को। अब हम बात करते हैं डिलीवरी अकाउंट की। तो अब इस अकाउंट को यूज़ किया जाता है सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब इस पूल अकाउंट से क्या होगा, जो शेयर है वो निकाले जाएंगे, ठीक है, और वो इसमें डाले जाएंगे और जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उनको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट अकाउंट की। रिसिप्ट अकाउंट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ फ्रॉम क्लियरिंग एजेंसीज अकाउंट टू द पूल अकाउंट, यानी कि अब इनके अकाउंट से जो शेयर हैं वो हमें ट्रांसफ़र करना है इसमें, तो उसके लिए हम ये वाला अकाउंट यूज़ करेंगे, रिसिप्ट अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो टॉपिक है आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में।